So I'm going to record this session as well. As always, this is Dr. Gupta from Dr. BKM Institute. Welcome all of you to the session. And we are just going to start up the writing class. And again, I was telling you a very small thing, which is very important as far as OET point of view is concerned, that the most important thing is how to select the data. डाटा को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर हम इस लेटर के सारे वर्ड्स लिखें तो it would be around 280 to 300 words, which would be very high because in OET letter they say it's only 180 to 200 words that we can write. If we will write all words, that will become 280. So we cannot write everything. So it automatically says. तो हर लेटर की एक स्पेशलिटी होती है, एक अपनी टिपिकल नेचर होती है कि किसी लेटर में से कुछ और इंपॉर्टेंट होता है, किसी लेटर में से कुछ और. डाटा को सिलेक्ट किस हिसाब से करना है. अब ये 80 वर्ड्स कम कहाँ से करने हैं, ये 80 वर्ड्स कम वहां से करने हैं, ये समझ के कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. यू आर द चार्ज नर्स एट द हॉस्पिटल वेयर मिसेस गोल्डन वाज एडमिटेड 3 days ago फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसलोकेटेड एल्बो. तो यहाँ से हमें पेशेंट के बारे में पता लग गया दैट वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट हु केम 3 days ago विद अ डिसलोकेटेड एल्बो. तो ये वाली बात हमें समझ आ गई है. तो आप तो चार्ज नर्स हैं वहां पे जहाँ पे ट्रीटमेंट मिली उस हॉस्पिटल में. यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द केस राइट अ डिस्चार्ज लेटर टू द सुपरवाइजर एट द एवेंटाइड रेसिडेंशियल एज्ड केयर. जब भी लेटर हमें एज्ड केयर, रेजिडेंशियल या कम्युनिटीज को लिखना होता है, तो मैंने आपको बार बार बताया, जिनका फर्स्ट डे है वो भी अच्छे से सुने, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं और जिसको लिख रहे हैं वो कहाँ पे रहता है. तो इस केस में हम सुपरवाइजर को लेटर लिख रहे हैं और वो रहता है एवंटाइड रेजिडेंशियल एज्ड केयर में, जो कि है रिपोलेना में, विक्टोरिया 3185. यानी कि हम लेटर इनको लिख रहे हैं रेजिडेंशियल एज्ड केयर को. तो इसमें दो खास वर्ड आए हैं, एक तो एज्ड, एक आया रेजिडेंट. यानी यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो वहां के रेजिडेंट हैं. अगर ये मिसेस गोल्डस्टीन यहाँ पे जा रही है इस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एज्ड केयर में, इसका मतलब दो है कि ये जो मिसेस गोल्डस्टीन है वो एज्ड भी होनी चाहिए और शायद वहां की रेजिडेंट भी होनी चाहिए. रेजिडेंट पक्का नहीं है, होगी क्या, ये भी हो सकता है कि पहली बार रेजिडेंट बन रही हो, ये भी हो रही है, हो सकता है कि पहले से वहां पे रहती हो. तो फिर वो लेटर उसके हिसाब से स्पेशल हो जाता है. तो जैसे ही मैंने देखा कि वो सुपरवाइजर को लिखना है रेजिडेंशियल एज्ड केयर को, तो मुझे ये दो चीजें समझ आ गई, एक तो वो एज्ड है और रेजिडेंट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ. फिर अगेन मैंने आपको बताया, अब हमें ये तो समझ आ गया लेटर किसको लिखना है, सुपरवाइजर को लिखना है. हम कौन है, चार्ज नर्स हैं. तो चार्ज नर्स को सुपरवाइजर को लेटर लिखना है. मैंने आपको हमेशा बताया सबसे इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज प्लान के लेटर में डिस्चार्ज प्लान होता है. इसके बाद कि जब हमें ये पता लग जाता है किसको लिख रहे हैं, क्योंकि सारा डाटा इसके हिसाब से चलेगा. अगर ये फिजियोथेरेपिस्ट होता तो हम इस डिस्चार्ज प्लान में से सिर्फ वही डाटा उठाते जो फिजियोथेरेपिस्ट के काम का है. अब हमें सुपरवाइजर के हिसाब से डाटा उठाना है, यानी इवन टाइड रेजिडेंशियल एज्ड केयर के जितने भी काम है वो हम सुपरवाइजर को बोल सकते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर किसी को भी अरेंज कर सकता है, नर्स को भी अरेंज कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी अरेंज कर सकता है. तो इसका मतलब हमारे लिए पूरा डिस्चार्ज प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखते हैं डिस्चार्ज प्लान में क्या क्या दिया है, क्योंकि हम लेटर किस लिए लिखते हैं ओईटी में. अगर विजिट्स वाला लेटर होता है तो आज की विजिट के लिए लेटर लिखते हैं, क्योंकि पेशेंट को आज जो प्रॉब्लम होती है हम उसी के हिसाब से पेशेंट को रेफर करते हैं. और जब डिस्चार्ज वाला लेटर होता है तो डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से लेटर लिखते हैं, यानी कि डिस्चार्ज के बाद का प्लान. अगर डिस्चार्ज के बाद का प्लान नहीं होता तो हम लेटर लिखते ही क्यों. तो हम रिपोर्ट लिखते, इंसिडेंट रिपोर्ट लिखते कि हमने ये किया. लेकिन हमें ओईटी में जो आता है वो लेटर आता है. लेटर का मतलब उसका कुछ पर्पस होता है. तो डिस्चार्ज प्लान वो पर्पस बताता है कि लेटर का पर्पस क्या है. यानी फर्स्ट पैराग्राफ में इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी और लास्ट में भी. तो यहाँ पे कह रहे हैं स्पाउस विल कलेक्ट द पेशेंट, यानी कि मिसिस इवन गोल्डस्टीन का स्पाउस भी है, व्हेन डिस्चार्ज एंड विल ट्रांसफर बैक टू एवेंटाइड, यानी कि वापस एवेंटाइड पे भेज देगा. यानी इसका मतलब जो मैं कह रहा था, एज तो है ही और अब रेजिडेंट भी है. यानी इसका मतलब यही है, ट्रांसपोर्ट बैक का मतलब यह है, बैकवर्ड का मतलब यह है कि वो वहीं से आई है वहीं जा रही है. अगर एक पेशेंट एक पर्टिकुलर जगह से आया है और वहीं पे वापस जा रहा है, तो ये बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि वो पेशेंट वहां पे रहता था, यानी कि उसकी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री पहले से पता होगी. यानी कि जब ये डिसलोकेटेड एल्बो हुई होगी ये भी उसी जगह पे हुई होगी. यानी सुपरवाइजर को ये भी पता होगा कि ये पेशेंट हमारे पास क्यों आया था. यानी उसको पेशेंट के बारे में सब कुछ पता होगा. हॉस्पिटल फिर उसके बाद हमने कहना है कि अब पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, मॉनिटर करनी पड़ेगी इसकी एल्बो को जो हील कर रही है. जो हमने इलाज कर दिया है तो एल्बो हील कर रही है, लेकिन आपको मॉनिटर करना है. मॉनिटर इनकॉन्टिनेंस केयर, इनकॉन्टिनेंस केयर को मॉनिटर करना है, यानी वो कॉन्टिनेंट नहीं है तो उसका ध्यान रखना है.
that continence can be related to urine, can be related to stools, we will see, follow up by the with the physiotherapist. तो सुपरवाइजर को एक फिजियोथेरेपिस्ट को अरेंज करना है जो फॉलो अप होनी है, या फॉलो अप अपॉइंटमेंट 28 नवंबर की है 2 PM एट एवनटाइट, यानी उसी जगह पे है जहाँ पे वो रहता है। तो यहीं पे आपकी जगह पे फिजियोथेरेपी की फॉलो अप अपॉइंटमेंट है 28 तारीख को। तो देखते हैं बाकी लेटर क्या कहता है और कब कब है। अगेन जो पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज आपके पास ये रिकॉर्डिंग आएगी तो आपको बार बार सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन इसे अच्छे से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेटर किसको लिख रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्चार्ज प्लान क्या है, क्योंकि डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से लेटर बनाना होता है। तो डिस्चार्ज प्लान में मेन समझ आया है कि एल्बो हील कर रही है वो मॉनिटर करना है, इनकॉन्टिनेंस को मॉनिटर करना है और फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना है। अब देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों बुलाना है। 60-year-old फीमेल है, अल्ज़ाइमर डिजीज सफरर है। अल्ज़ाइमर डिजीज नहीं होती तो प्लीज समझो, अगर अल्ज़ाइमर डिजीज सफरर नहीं होती तो वो अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही होती, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो करंटली एडमिटेड टू, इसलिए हमारे हॉस्पिटल में आई फॉर अ डिसलोकेटेड एल्बो आफ्टर अ फॉल एट हर एज्ड केयर होम। तो यहाँ से तो पक्का ही हो गया कि वो इवेंटाइड एज्ड केयर नर्सिंग होम में ही गिरी थी। फिर उसके बाद देखते हैं 61-year-old उसका हस्बैंड है, यानी 1 साल बड़ा है उसके रिलेटिवली, मैरिड है, हस्बैंड ये है, यहाँ पे चेंज कर, अच्छा उसकी एज 61 है, हस्बैंड की एज 65 है, और चिल्ड्रन है, नो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नहीं है। एडमिटेड 8 नवंबर को हमारे पास एडमिट हुई थी और 12th को रिलीज कर दिया, यानी कि हमारे पास रही है 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 5 दिन रही है। वॉज एडमिटेड 4 days अगो। तो 5 दिन हमारे पास टोटल रही है, 12th को तो हम डिस्चार्ज ही कर रहे हैं 12th को। सो डिसलोकेटेड एल्बो के साथ आई थी और अर्ली डिमेंशिया था जो प्रोग्रेसिंग कर रहा है रैपिडली, तो उसको डिमेंशिया भी है जो रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, और डिसलोकेटेड राइट एल्बो है। तो फुल टाइम केयर वहां पे, अब देखो सोशल बैकग्राउंड उसका क्या है, फुल टाइम केयर एट इवेंटाइड, ये रेजिडेंशियल एज्ड केयर, यानी कि वहीं पे रहती है। यहाँ पे तीसरी बार प्रूफ हो गया कि वो वहीं से आई है, वहीं पे जा रही है। हस्बैंड पास में ही रहता है और हेल्प चाहिए होती है तो आ जाता है, जैसे अभी भी आ गया है उसको वापस पिकअप करने के लिए, और वही उसे ड्रॉप करेगा आपके नर्सिंग होम में वापस। कंप्यूटर प्रोग्रामर चैप्टर ये कुछ रहने दो। ओबेसिटी है, वेट ज्यादा है उसका। अल्ज़ाइमर का ऑनसेट हुआ था 2014, अभी चल रहा है 2016, यानी 2 सालों से अल्ज़ाइमर की प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण से वो अल्ज़ाइमर सफरर है। नो नोल्स अल्ज़ाइमर, मतलब जेनेटिक हिस्ट्री कोई नहीं है उसकी, हेरिडिटरी में नहीं है क्योंकि आसपास किसी को भी अल्ज़ाइमर नहीं है। आगे देखते हैं लेटर में क्या दे रखा है हमें। उसके बाद हमें लेटर में दे रखा है रेडी फॉर डिस्चार्ज बैक इनटू फुल केयर, फुल टाइम केयर, तो वापस आपके पास भेज रहे हैं। ये चौथी बार आया है हिंट, पेपर में सिर्फ एक बार भी आ सकता है। पेपर में ऐसे हो सकता है आप जिसको लेटर लिख रहे हो तो पेशेंट का एड्रेस दिया है, वो भी एक हिंट है। यहाँ पे बैकवर्ड किया है, ये भी एक हिंट है। ट्रांसपोर्ट बैग लिखा था, वो भी एक हिंट है। और सबसे फर्स्ट में लिखा था कि वो एवनटाइट से ही है, वो फोर्थ हिंट है। लेकिन पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनमें से सिर्फ एक ही हिंट आए, तो ये आपको पकड़ना है इसको अच्छे से। इनटू फुल टाइम केयर, राइट एल्बो में कफ चढ़ाया है विद स्लिंग विच इज हीलिंग स्लोली, तो यहाँ पे छोटा सा डालना है विच इज हीलिंग स्लोली, क्योंकि ये करंट कंडीशन है। सो देयर इज अ कफ इन विद स्लिंग इन द राइट एल्बो which is healing slowly and the skin is intact. So currently she is using the wheelchair and transfers herself with some assistance. She is having continence of bowel but she is incontinent. अगर is लगाना है तो T वाला वर्ड यूज करना है, और has लगाना है तो C, continence. So she has continence of bowel but incontinent with her bladder and is reluctant to wear disposable briefs. तो मतलब she is not having good control over her bladder. Requires assistance with showering and incontinent care. तो ये वाली असिस्टेंस चाहिए, यही हम इसी के लिए तो भेज रहे हैं वापस। तो वापस भेज के हम ये कह रहे हैं कि आपको ये केयर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एक तो इनकॉन्टिनेंट केयर मेन है और एक उसका मॉनिटरिंग करना है, हीलिंग का, स्किन इंटैक्ट हो चुका है। और फिजियोथेरेपिस्ट का वैसे कोई काम नहीं बताया यहाँ पे, है ना, और अचानक से दे दिया नीचे फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट है। तो ये इतनी जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिख देंगे, नहीं लिखना होगा तो लास्ट में लिख देंगे, नहीं तो लिख देंगे प्लीज नोट शी इज हैविंग फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट on 28th November which has already been fixed. तो ऐसे लिख देंगे which has already been fixed. अब मुझे ओवरऑल पेशेंट की सारी कहानी समझ आ गई है कि पेशेंट को क्या क्या है। ये पुरानी हिस्ट्री है, मतलब पहले से ही मेडिकेशन ले रही है तो इसको पता ही होगा, मेडिकेशन को हम ज्यादा लिखेंगे भी नहीं, मेडिकेशन को एनक्लोज कर देंगे। तो अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है इसका, तो खासकर जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कि फर्स्ट पैराग्राफ कैसे। अब मेरे को कहानी समझ आ गई है। फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग, तो यहाँ से वैसे नॉर्मली ये लाइन नहीं लिखते, लेकिन इस केस में हमें पर्पस बताना है, तो रिगार्डिंग
मतलब पर्पस हमेशा बताना होता है फर्स्ट पैराग्राफ में, लेकिन इस केस में हम थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे क्योंकि वो वहीं का पेशेंट है। रिगार्डिंग वन ऑफ द रेजिडेंट्स, यहाँ से टोन सेटअप हो जाएगी, यहीं से आपके मार्क्स बढ़ने, यहीं से आपको बी ग्रेड के चांसेस बढ़ जाएंगे जब आपने उसको ये बता दिया कि आपको ये समझ आ गया। रिगार्डिंग द वन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ योर एज्ड केयर होम हु वाज एडमिटेड टू, यहाँ पे अगर नाम लिखना है तो लिख सकते हो मिसेस गोल्डस्टेन, तो आपके लिए आसान हो जाएगा मिसेस गोल्डस्टेन, जी बड़ा क्योंकि किसी का नाम है, और यहाँ पे लिख देते हैं वन ऑफ द मिसेस में आर डाल देते हैं क्योंकि हस्बैंड है, वो हु वाज एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल ड्यू टू डिसलोकेटेड एल्बो। अब फर्स्ट पैराग्राफ में हम सब कुछ तो लिख नहीं सकते, सो सिर्फ ये बता दो कि रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट दे दी गई है, या वॉज भी लिख सकते हैं पास्ट में कि दे दी है, या हैज बीन लिखते हैं तो प्रेजेंट में आ जाएगा कि दे दी गई है का फर्क है सिर्फ, वॉज गिवन का मतलब दे दी, और दे दी गई है का मतलब हैज बीन गिवन। वॉज गिवन और हैज बीन गिवन में बस इतना सा फर्क होता है टेंसेस में, ये टेंसेस हम एक बार दोबारा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वॉज गिवन भी लगा सकते हो, वॉज गिवन का मतलब पास्ट है, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हमारे द्वारा दे दी, और अगर हम हैज बीन गिवन लिखते हैं तो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हमारे द्वारा दे दी गई है। एंड हर कंडीशन इज बेटर, कंडीशन बेटर है। अब देखो, अब सब कुछ लिखूंगा कि उसकी मॉनिटरिंग करनी है वुंड की, वो ज्यादा हो जाएगा, मेरे को तो छोटा बनाना है। एंड हर कंडीशन इज बेटर सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज, कंडीशन बेटर होगी है बैक इनटू योर फुल टाइम केयर। तो मैंने बता दिया कि आपके पास वापस भेज रहे हैं क्योंकि कंडीशन बेटर हो गई है। हाउएवर, लेकिन कंडीशन बेटर होने के बाद भी हमने डिस्चार्ज तो कर दिया आपके पास। हाउएवर इट इज एडवाइज टू यू, आपको एडवाइज किया जाता है, एडवाइज टू यू टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। However, you are advised to follow few instructions for her speedy recovery. बस मोस्ट ऑफ द टाइम जब लेटर आपके पास जहां से पेशेंट आया है वहीं पे वापस जा रहा है, तो आपका एक पंच यहाँ पे आएगा, वन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ योर एज्ड केयर होम। अगर डॉक्टर को आ रहा है, फैमिली डॉक्टर को आ रहा है, तो रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स मिसेस दिस एंड दिस, और यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हैज बीन कंटिन्यूड सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज बैक इनटू योर केयर, डॉक्टर हुआ तो बैक इनटू योर केयर, दूसरा पंच ये है बैक, सो ये इंपॉर्टेंट। However, it is advised to you to follow few instructions for her speedy recovery. Second punch ऐसे लेटर्स का, जब भी डिस्चार्ज बैक वाला लेटर होता है, ये बहुत रेयर आता है, लेकिन आते तो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के होते हैं। सेकंड पंच होता है एज यू ऑलरेडी नो दैट, आपको पहले से ही पता है दैट शी वाज डायग्नोज्ड विद अल्जाइमर्स डिजीज 2 years ago, क्योंकि वहां पे दे रखा था 2016 में, और अब 2014 में, और अब चल रहा है 2016, सो मैंने लिख दिया ये। अब बच्चे को क्या सिखाया जाता है, बस बाकी इंस्टीट्यूट्स में और हमारे में यही फर्क है कि प्लीज ये छोटी छोटी गलतियों को हम अवॉइड करते हैं। इट्स नॉट कंपैरिजन, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों से क्या गलती होती है, कि ये तो बता देते हैं कि ये वाला लेटर वो है जिसमें एज यू नो लिखना है, एज यू नो लिखना है, बच्चा भी याद कर लेता है एज यू नो लिखना है, लेकिन प्लीज समझो, जैसे कि आपको पता है कि पेशेंट को अल्जाइमर हुआ था 2 साल पहले, तो क्या मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। एज वाला कोई भी सेंटेंस सो के बिना खत्म नहीं होता, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बताने की, मतलब ये ध्यान रखना है। अगर ये वाला लेटर आपने इन दो बातों का ध्यान रखा कि यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे बैकवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे एज और सो का कॉम्बिनेशन बनाया, तो अब मेरे को सोचना है कि सो में क्या लिखूं, कि अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड कोई बात लिखना चाहिए, कि मेंटली वो अपडेटेड नहीं है, ऐसा हमें कोई डाटा नहीं दिया, तो मुझे अब ये बहुत सोच के ढूंढना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मैं अल्जाइमर डिजीज को कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि मेरे को ये वाला पंच तो चाहिए कि एज यू नो शी इज ऑलरेडी हैविंग अल्जाइमर डिजीज। तो क्या चाहिए था यहाँ पे, हमने कुछ किया हिस्ट्री में, हिस्ट्री में तो कुछ नहीं किया। नो नॉन सफरर्स इन क्लोज, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं किया अल्जाइमर डिजीज के रिगार्डिंग। रेडी फॉर डिस्चार्ज बैक, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया। ट्रांसफर सम असिस्टेंस, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया। वैसे ये कह सकते हैं कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ ब्लैडर है और उसको असिस्टेंस चाहिए होती है शावर्स और इनकॉन्टिनेंट केयर के लिए, ये कह सकते हैं कि उसको शावरिंग को कर सकते हैं। वैसे अगेन देखो कहीं पे भी ये नहीं दिया
कि हम अल्जमेयर का कोई पॉइंट बना सकें। मतलब तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया पॉइंट बनाना, क्योंकि ना यहाँ पे दे रखा है विच इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। तो हमने मेंटल केयर तो कोई भी नहीं दी, मेंटल केयर कुछ भी नहीं दी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मेंटल केयर। तो ये इनकॉन्टिनेंस वाली को जबरदस्ती यूज करना पड़ेगा कि भाई रेजिस्टेंट रिलक्टेंट। सर डिमेंशिया के बारे में लिख सकते हैं, वो प्रोग्रेस कर रहा है ना। बेटे फिर उसमें भी अपना एज और सो का कॉम्बो नहीं बनेगा ना। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू मेक अ कॉम्बो एज और सो। अगर मैं इसकी जगह, बात तो एक ही है, मैं मेंटल कंडीशन बता रहा हूँ, तो मैं अल्जमेयर की जगह अगर वो भी लिख दूं बाय चांस, दैट वन सॉरी, अगर मैं अल्जमेयर की जगह अर्ली डिमेंशिया भी लिख दूं, लेकिन मैं ऐसी लाइन बनाना चाहता हूँ, एज यू ऑलरेडी नो शी वाज डायग्नोज्ड विद अल्जमेयर डिजीज। सो मतलब इसके आगे लाइन क्या बनेगी वो बता देता हूँ, अगर नॉर्मल लेटर होता है। सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन साइकोलॉजिस्ट विजिटेड हर ट्वाइस। मतलब कहने का मतलब मैं कुछ ऐसी लाइन बनाता हूँ, या फिर सो मेडिकेशन वाज सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जो भी उसकी मेडिकेशन होती है उस चीज से रिलेटेड, तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो भी मेंटल डिजीज से रिलेटेड है, दिस मेडिकेशन वाज गिवन। मोस्टली ऐसे लाइन बनती है, पर इस वाले केस में कोई लाइन बनी नहीं रही। तो या तो मैं एज यू नो वाले पंच को रहने देता हूँ, लास्ट में लिख दूंगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। मतलब मैं तभी इस एज यू नो का यूज करूंगा जब मेरा बाकी पंच पूरा होता है। अगर अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखता तो भी कोई बात नहीं, मेरे पंचेस यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। कौन कौन से पंचेस पूरे हो चुके हैं? वो पंच पूरे हो गए हैं मेरे, एक तो वन ऑफ योर क्लाइंट्स, और ये हो गया बैक। तो ये दो पंच पूरे हो गए। तो ऐसी लाइन अगर नहीं बन रही तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन नॉर्मल लेटर में ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि एज यू नो उसको ये था। तो इस लेटर में सेकंड पैराग्राफ हम हमेशा बताते हैं आपको मेडिकल हिस्ट्री या सोशल हिस्ट्री होगा, ऐसे लेटर में मेडिकल हिस्ट्री ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के साथ मिक्स हो जाती है। और डिस्चार्ज प्लान के दो दो पैराग्राफ्स बनते हैं मोस्टली ऐसे लेटर में, और कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको शेयर करनी होती है। जैसे इस वाले केस में जो थर्ड पैराग्राफ है वो बनेगा हर करंट कंडीशन का। नाउ, नाउ का मतलब करंट कंडीशन, नाउ शी इज स्टेबल, ऐसे ये लाइन बनेगी, एंड इज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम। वो पैराग्राफ तो आसानी से बन जाएगा। बस इसमें कुछ ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में कोई खास बात नहीं दी है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है इस लेटर में। तो इस वाली लाइन को इस लेटर में रहने देंगे। तो इस वाले लेटर में हम नाउ से शुरू कर देंगे कि फॉर हर स्पीडी रिकवरी, या फिर ऐसे कह सकते हो सेकंड पैराग्राफ ऐसे बन सकता है कि आफ्टर हर एडमिशन शी वाज गिवन दिस एंड दिस थिंग, या ऑन, या फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज गिवन, यानी सेकंड पैराग्राफ सीधा हॉस्पिटलाइजेशन का बना दो। लेकिन इस लेटर में एक ये दिक्कत वाली बात है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ दिया ही नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। हॉस्पिटलाइजेशन में ऐसी कोई खास बात नहीं दी है कि हमने ये किया हमने वो किया। नॉर्मल लेटर में हमेशा ये जरूर होगा। नहीं सर, इसमें हम मेडिकेशन के बाद भी लिख सकते हैं। कैसे मैम? मेडिकेशन के बारे में तो लिख सकते हैं। कौन सी मेडिकेशन दी है हॉस्पिटलाइजेशन में मैम? वो जो ऑलरेडी उसने कहा है कि ऑक्सीडो वो दी है, तो उसको कंटिन्यू भी आगे भी होनी चाहिए रेस्ट होम में। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, राइट एल्बो कफ वो हाँ वो तो ड्यूरिंग वाइड कर हॉस्पिटलाइजेशन में राइट, वो तो करंट कंडीशन के साथ लिखना ही बेटर लगेगा ना मिठे, क्योंकि उसने साइड में दे रखा है करंट कंडीशन है ये, कि हर एल्बो इज हैविंग दिस व्हिच इज हीलिंग स्लोली, शी इज करंटली यूजिंग द व्हील चेयर एंड इज ट्रांसफरिंग हरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सम असिस्टेंस। Apart from this, she is continent. She is having continence of bowel, but is having incontinence of bladder. And also even after that she is reluctant to wear, क्योंकि incontinence of bladder होने के बावजूद भी even after that she is reluctant to wear the disposable briefs. She requires assistance with showers. ये तो करंट में डालना चाहता हूँ मैं। फिर नाउ फिर सीधा आ जाएगा आफ्टर डिस्चार्ज शी विल बी आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज बैक टू योर प्लेस शी वुड बी रिक्वायरिंग मॉनिटरिंग ऑफ एल्बो। तो ऐसे मेरा लास्ट पैराग्राफ बन जाएगा डिस्चार्ज प्लान का, वो भी मेरे लिए इजी है। लेकिन हाँ इसमें सेकंड पैराग्राफ में कुछ अच्छा बनाना चाहता हूँ ताकि मैं ए ग्रेड तक पहुंचूं। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग इज टू टेक माई सेल्फ मोर देन 400। नहीं तो इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है पेपर में, अगर आपको सिर्फ 350 चाहिए तो। लेकिन हम कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि हमारे सेकंड पैराग्राफ में कुछ आ जाए। जैसे मैम ने एक हिंट दिया कि हम मेडिकेशन का कह सकते हैं, एज यू नो दैट he is already taking few medications for her conditions such as Alzheimer's। ऐसे कर सकता हूँ, as you know वो कंडीशन कुछ Alzheimer's के लिए पहली मेडिकेशन ले रही है। So the same medications were continued during hospitalization. So the same medications were continued during hospitalization.
इसमें जैसे एस यू नो का हम कॉम्बिनेशन सो के साथ करते हैं तो उसमें कंट्रास्ट नहीं बन सकता अगर उसके ऑपोजिट बात कर दे तो पहले वाले बिल्कुल सेंटेंस। कंट्रास्ट बनाने में एज यू नो का यूज नहीं कर पाओगे ना, जो हम बात कर रहे हैं वो लग गया। कंट्रास्ट तो हम कभी भी बना सकते हैं ऑल्दो और येट का, फिर तो सर कुछ जैसे मैंने बनाया कि एज यू नो द पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग मेडिसिन फॉर अल्जाइमर डिजीज, सो आई आई होप यू विल आई होप यू नो अबाउट हर पास्ट हिस्ट्री, तो ये गलत होगा? मैंने देखो कितना ऐसा नहीं लग रहा जबरदस्ती कर रखी है। सर एक्चुअली सर मैंने ये किया नहीं, मैंने वैसे ही बनाया था तो नहीं मतलब नहीं मुझे इसमें आप पूछोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग यू। पर वो मिठे ऐसे लग रहा है जैसे हम बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं करने के लिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती भी नहीं करनी है और अपनी बात भी कहनी है। सर मेरा क्वेश्चन पूछने का ये है कि इसमें कंट्रास्ट नहीं चलेगा, हमें दोनों सिमिलर बातें करनी होगी पता है अगर सो मैम, के बाद। मिठे कंट्रास्ट का मतलब तभी होता है जब कनेक्टर वैसा हो। एज का मतलब ही है कि वो सो के साथ कॉम्बो होता है, वो कंट्रास्ट में हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसको फीवर ओके है इसलिए वो आज क्लास में नहीं आया, क्योंकि उसको ये है इसलिए उसने ये नहीं किया। मतलब ये दोनों बातें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जाती है। कंट्रास्ट तो तब होता है जब हम अपोजिट बात करते हैं। कहने का मतलब जी सर। उसको फीवर था फिर भी वो क्लास में आया, ऑल्दो शी वाज हैविंग फीवर स्टिल शी अटेंडेड द क्लास, येट शी अटेंडेड द क्लास। एम आई राइट मैम? यस सर। मैम आपकी बात का आंसर दिया ना मैंने कि ऑल्दो और येट की जरूरत तो वो तो नॉर्मल लाइन है कि जब हमें हाउएवर लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि although her condition has improved but still she requires bit of care for her speedy recovery, so it is advised to you to follow the instructions। कहने का मतलब जब मैं अपोजिट बात कर रहा हूँ तो however को मैं कभी भी कंट्रास्ट को रिप्लेस करके although और yet लिख सकता हूँ। however का मतलब कंट्रास्ट ही होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि जी सर। कंडीशन एक पॉजिटिव बात होती है एक नेगेटिव। कंडीशन बेटर होगी है आपके बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी ये चीजें फॉलो करनी है ताकि वो स्पीडी रिकवरी करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलक्टेंट हो जाओ, लेकिन एज और सो का कॉम्बिनेशन हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव होता है। कहने का मतलब ओके सर। इज वेरी गुड सो शी विल पास, एज शी इज वेरी बैड सो शी विल नॉट पास। कहने का मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बो होता है एज और सो का। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था मेरा कि इसमें हम पॉजिटिव बातें करेंगे, दोनों अगर नेगेटिव करनी है तो फिर दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट बिल्कुल। आएगा नेगेटिव। हाँ एज यू नो में कभी लग ही नहीं सकता, एज के साथ सो का कॉम्बिनेशन कभी भी अपोजिट नहीं बन सकता। ठीक है सर। ठीक है मैम, तो एज यू नो दैट शी इज ऑलरेडी टेकिंग फ्यू मेडिकेशंस फॉर हर कंडीशंस सच एज अल्जाइमर, so the same medications were continued even during hospitalization। देखो कितना अच्छा लगेगा, मतलब खुश हो जाएगा वो। तो ये वाली वो लाइन चाहिए हमें जो सेकंड पैराग्राफ में आएगी। फिर सीधा हम थर्ड में आ जाएंगे कि नाउ हर कंडीशन इज स्टेबल एंड शी कुड डू दिस एंड दिस थिंग। फिर कंट्रास्ट बन सकता है कि वो ये चीजें कर पा रही है बट शी इज इनकॉन्टिनेंट, शी इज इनकॉन्टिनेंट विद हर ब्लैडर। कॉन्टिनेंट इनकॉन्टिनेंट है अपने ब्लैडर के साथ, इनकॉन्टिनेंट विद हर ब्लैडर। अब देखो ये भी कंट्रास्ट ही चल रहा है, दो बार कंट्रास्ट यूज कर रहा हूँ। अगर अच्छी इंग्लिश है तो दो बार भी यूज कर सकते हो। शी इज हैविंग इनकॉन्टिनेंट विद ब्लैडर येट शी इज रिलक्टेंट टू वियर, ये कंट्रास्ट है। येट शी इज रिलक्टेंट टू वियर। एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन अच्छा कर दूं ताकि आप सबको विजिबल हो। येट शी इज रिलक्टेंट टू वियर डिस्पोजेबल ब्रीफ्स। ये देखो कंट्रास्ट दो बार भी आ सकता है, जैसे हम हिंदी पंजाबी में बोलते हैं वही हम इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये हमारा लेटर पूरा हो जाएगा। नाउ हर कंडीशन इज दिस बट शी इज, नाउ हर कंडीशन इज स्टेबल बट शी इज स्टिल हैविंग इनकॉन्टिनेंस विद हर ब्लैडर, yet she is reluctant to wear the disposable briefs, so it is requested to you। तो ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ बनता है डिस्चार्ज प्लान का। अब देखो इसी लेटर के हिसाब से जो नए बच्चे हैं उनके लिए, बाकी ऑफ कोर्स आपको इंडिविजुअल टीचर्स और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वैसे मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इसी के हिसाब से फिर पूरे लेटर के हिसाब से अब डिस्चार्ज प्लान चल रहा है कि डिस्पोजेबल ब्रीफ्स नहीं पहनती, इनकॉन्टिनेंस है, तभी इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर हर, टू प्रोवाइड हर इनकॉन्टिनेंस केयर। एंड ऑल्सो एल्बो में, अब उसकी एल्बो में कफ स्लिंग है विच इज हीलिंग स्लोली, स्किन इज इंटैक्ट, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द हीलिंग ऑफ द एल्बो। तो इसी के हिसाब से लेटर लिखा जाता है। एंड नाउ द पेशेंट विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू योर एज्ड केयर होम। और उसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में एंड ऑल्सो देयर इज अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ऑन 28th at 2 PM एट योर प्लेस। एट इवेंट टाइड नहीं लिखना, एट योर प्लेस, क्योंकि हम इवेंट टाइड वालों को ही लेटर लिख रहे हैं, तो उन्हीं को लेटर लिख रहे हैं कि आपके प्लेस पे ही आके ये
फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, तो इसके भी मार्क्स मिलेंगे एट योर प्लेस के। तो ये समझना, इन चीजों को ध्यान से पढ़ना ही ओईटी के मार्क्स को बढ़ाता है। कि जो लोग कहते हैं ओईटी की राइटिंग में यार इतना अच्छा लिख के भी ग्रेड नहीं आता, और कुछ लोग कुछ भी नहीं लिखते, उनका 400 450 आ जाता है, ए ग्रेड आ जाता है, वो यही रीजन है कि ये चीजें पकड़ते हैं वो, कि एट इवेंटाइड, और इवेंटाइड वालों को लिख रहे हैं तो एट यूर प्लेस, कि इवेंटाइड वालों को लेटर लिख रहे हैं कि आपके प्लेस पे फिजियोथेरेपिस्ट आएगा। तो ये जान के कह रखा है इवेंटाइड, ताकि आप इसको चेंज करो। नहीं तो आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज ये मत लिखो, बस ये लिखो देयर इज अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट विद द फिजियोथेरेपिस्ट ऑन 28। ये मत लिखो, बिल्कुल मत, बिल्कुल रिस्क मत लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको बी तो मिल ही जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो और एट इवेंटाइड लिख देते हो तो उसके मार्क्स कटेंगे, तब आप बी से फिसल के सी पॉजिटिव पे आ जाते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें मार्किंग को वेरी चेंज करती हैं। इज इट ओके? Yes, sir. किसी को Yes, sir. प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू Yes, आस्क। Of course, I will put it on YouTube. I hope you all have subscribed our channel on YouTube as well. So please go through all the videos जब भी आपके पास टाइम होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने का अगेन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को वो फायदा नहीं है जो आपको है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपको अपडेट मिलते रहते हैं, तो आपको अपडेट मिलता है तो आपको याद करवाता रहता है कि यार चल एक वीडियो सुन लेते हैं, आज ये फायदा हो जाएगा। सो इट्स ऑलवेज हैंडी।